आपने देखा होगा अक्सर हमारे देश में राजनीतिक सुविधाओं का लाभ उठाने वाले अपनी मर्जी करते हैं। हमारे देश में ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की कोई कमी नहीं, जिनका एजेंडा होता है पहले सुविधाओं को हासिल करना और फिर उन सुविधाओं का दुरुपयोग करना। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी भी ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आते हैं। जम्मू कश्मीर में जब कभी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो पाकिस्तान की भक्ति में लीन अलगाववादी नेता तनाव की उस आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन अब ऐसे सभी देश विरोधी तत्वों का हुक्का पानी बंद होने वाला है। इनके लिए ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि पाकिस्तान वाली भक्ति के दिए जलाने के लिए इनके पास घी खरीदने के पैसे नहीं होंगे। डीएनए में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे जम्मू कश्मीर में वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक अलगाववादियों के पालन पोषण पर भारत के ही सिस्टम ने 506 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। इन लोगों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता था, खास ख्याल रखा जाता था। कश्मीर घाटी में लगभग हर वक्त होटल्स के 500 कमरे इन लोगों के लिए रिजर्व रखे जाते थे और ये दलील दी जाती थी कि उनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। हमने आपको ये भी बताया था कि अलगाववादी नेताओं को घूमने का बहुत शौक है और हर साल औसतन 5 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर खर्च कर दिए जाते हैं और ये सब कुछ होता है आम जनता के खून पसीने की कमाई से। डीएनए में रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद अलग अलग वेबसाइट्स और न्यूज एजेंसीज ने इन आंकड़ों को अपनी हेडलाइन बनाया और कल केंद्र सरकार ने भी अलगाववादियों की सुविधाओं वाली सांसों पर विराम लगाने का इरादा कर लिया। अब आज का लेटेस्ट अपडेट यह है कि श्रीनगर से लौटी सर्वदलीय टीम के सांसदों ने अलगाववादियों को अलग थलग करने के लिए नई सोच और नया तरीका अपनाने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के मौकापरस्त अलगाववादियों के पासपोर्ट अब रद्द किए जा सकते हैं, जनता के पैसे से मिलने वाली सुरक्षा छीनी जा सकती है और यहां तक कि इनके बैंक अकाउंट्स पर भी सरकार नजर रख सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ एक बैठक की और जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ज्यादातर नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर घाटी में रोज रोज हो रहे धरना प्रदर्शन और हिंसा को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। आपने भी अक्सर टेलीविजन पर कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक टैगलाइन जरूर सुनी होगी, जब यह कहा जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं और फिर उसके बाद उस कंपनी का नाम आता है या उन कंपनियों के नाम आते हैं जो उस टीवी कार्यक्रम के प्रायोजक होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में फैली अशांति के पीछे भी एक टैगलाइन है जो ये कहती है कि इस अशांति और हिंसा का प्रायोजक है पाकिस्तान। और अब ये टैगलाइन सबको समझ में आ गई है। वैसे खुशी की बात यह है कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने एक मत से यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही सुखद संकेत है जो पाकिस्तान के साथ साथ अलगाववादियों को भी परेशान कर देगा। आज सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय की तरफ से लगभग 40 पॉइंट्स पर एक प्रेजेंटेशन दी गई और इसमें अलग अलग दलों की तरफ से आए सुझावों को रखा गया। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत विरोधी प्रदर्शन और गतिविधियां करने वालों के खिलाफ अब सख्ती होनी चाहिए, फिर चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हों या फिर भारत विरोधी कैलेंडर जारी करने वाले अलगाववादी। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद करने वाली इस खबर का विश्लेषण करना जरूरी है। सरकार ने इशारा दे दिया है कि कश्मीर के अलगाववादियों से अब किसी तरह का लगाव रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो पाकिस्तान के एजेंट हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों की गोली और अलगाववादियों की बोली दोनों ही देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। पाकिस्तान हमारा, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जो इस वक्त घर घर घूमते हैं, जाते हैं, रातों को जाते हैं, अल्लाह गवाह है उनके बच्चे मलेशिया में पढ़ते हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं। एक भी इनका बच्चा इस भीड़ में जख्मी हो इन दिनों में, या उसको कुछ हो गया हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो रात के अंधेरे में घूमते हैं,
अलगाववादियों के दिल में आग लगाने वाली खबर का विश्लेषण। जो भी कदम उठाएगा वो भारत के राष्ट्र हित में ही कदम उठाया जाएगा। अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद। इनके खिलाफ में वही बर्ताव होना चाहिए जो टेररिस्ट है, अलगाववादी, यही वही है। तो इनकी सहूलतें बंद होना, इनकी सुरक्षा निकालना, इनके सारे होटल के हवाई एयर सर्विस जो मिलती है फैसिलिटी सब बंद करने के बारे में जो मंत्री जी ने कहा है वो सही कहा है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। सुधर जाओ पत्थरबाजों, वरना जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में होने चाहिए थे, आज उनके हाथ में पत्थर है, आज उनकी आंखें, आज उनके बाजू जख्मी हैं। क्यों? कश्मीर की फिजाओं में नफरत की आग फैलाने वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो उसी आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके दिल और दिमाग में मौजूद जहर को काटने के लिए ऐसी रणनीति बनाई गई है कि वो पत्थर फेंकना तो दूर, पाकिस्तान का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेंगे और फिर पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। सदस्य ये अपील करते हैं प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हिंसा का रास्ता त्याग करके चर्चा के लिए और बातचीत के द्वारा हर मसले को और प्रत्येक विषय को समाधान करने के लिए सामने आए। आज से पहले तक यही होता आया था कि भारत में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी काटने वाले ऐसे अलगाववादी नेता पाकिस्तान के प्यार वाली सांसें ले रहे थे। उन्हें न तो हमारे देश के संविधान की फिक्र थी और न ही उनके दिल में सिस्टम का खौफ था। उनको तो ज़्यादा डर है पाकिस्तान के आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन। उनको हमारे एजेंसी से डर नहीं है, तो हमें बस उनको इग्नोर करना है। कश्मीर के हालात भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, जहां मुट्ठी भर पाकिस्तान परस्त नेता आए दिन अपने एजेंडे के तहत भारत को चुनौती देने की कोशिश करते रहते हैं। ये बहुत बुरा है और जब तक मेरे दम में दम है मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। जख्म रहेंगे जो इन लोगों ने इन बच्चों के दिलों पे जख्म दिए, और एक वक्त आएगा आज शायद लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, इससे कुछ नहीं निकलेगा। मार दार इस तरह से दुकानें बंद करने से, पत्थर मारने से हमारी जो जिसको तहरीक बोलते थे वो तहरीक नहीं रही अब। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात से इनकार करने वाले जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को अब अपनी गलती सुधारने का मौका शायद न मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी पार्टियों ने एक मत से ये संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए कितने भी कड़े कदम क्यों न उठाने पड़े। ऑल स्टेक होल्डर से बात करो, आप एक एक को अलग अलग मत लेते। अब अलगाववादियों में भी 2, 3, 4, 5 ग्रुप हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स बोले तो सभी आ जाते हैं और उन सबसे बात करके वो निकलते। एक अनकंडीशनल पॉलिटिकल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स की बात ये रेजोल्यूशन में आई और ये डायलॉग अब आप इसको सुलझाने के लिए करिए ताकि इमीडिएटली नॉर्मल से रिस्टोर हो और आगे को एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। और वहाँ पर जो स्टेक होल्डर सभी से बातचीत करने की बात कही जा रही है, हुर्रियत हो या कोई और जो अलगाववादी, पीडीपी के एजेंडा ऑफ अलायंस सब वही बात कहता है, स्टेक होल्डर सेपरेटिस्ट, तो उसी पर अमल करें वो लोग। भारत की खाकर भारत के ही खिलाफ आग उगलने वाले अलगाववादी कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाला जीवन जीते हैं, ये तो हमने काफी पहले आपको बता दिया था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 वर्षों में अलगाववादियों पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 506 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक यानी 5 सालों में कश्मीर में अलगाववादियों के घर की सुरक्षा के लिए 18,000 पुलिसकर्मियों को बतौर गार्ड तैनात किया गया है।
इन 5 वर्षों के दौरान अलगाववादियों के होटल बिल्स को भरने के लिए राज्य सरकार को 21 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वो भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत से सारी सुविधाएं लेते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर ही है, लेकिन इनके दिल में भारत के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसे सभी अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद करके उन्हें उनकी हैसियत दिखाने का मन बना चुकी है। ऐसे सभी मौका परस्त नेताओं के पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। जनता के पैसे से मिलने वाली सुरक्षा भी इनसे छीनी जा सकती है। यहां तक कि इनके बैंक अकाउंट्स पर भी नजर रखी जा सकती है। अलगाववादियों का रवैया तो स्पष्ट हो गया, उनके इरादे तो अब सार्वजनिक हो गए। वो बातचीत नहीं चाहते हैं, वो हिंसा चाहते हैं, मासूमों के बलि चढ़ाना चाहते हैं, उसमें से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गया। शांति बहाल करने के लिए जिन जिन सेक्शंस के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना आवश्यक है, उस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। इशारा साफ है कि कश्मीर के अलगाववादियों से अब किसी तरह का लगाव रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी और अब आतंकवादियों की गोली और अलगाववादियों की बोली में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जो अलगाववादी रात और दिन कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं और पाकिस्तान के प्यार वाले गीत गुनगुनाते हैं, उन पर लगाम लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे मुट्ठी भर देश विरोधी तत्वों की वजह से ही पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी कश्मीर को अपनी गर्दन की नस बताता है। पूरा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए। हक खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात, कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। वैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ जिस कश्मीर को अपनी गर्दन की नस बता रहे हैं, वो उन्हें काफी तकलीफ देने वाली है, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जनरल राहिल शरीफ जिस यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका संपूर्ण सत्य जी न्यूज आपको पहले ही दिखा चुका है। अगर राहिल शरीफ चाहें तो अपने घर में कंप्यूटर या लैपटॉप पर लॉगिन करके इंटरनेट पर डीएनए का वो एपिसोड देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाले यूएन रेजोल्यूशन का पूरा सच मौजूद है। ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वैसे पाकिस्तान की गर्दन की नस में हो रहे तेज दर्द की वजह हम समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आग लगी हुई है और वहां लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। हवा में बयानबाजी करना बेहद आसान है, लेकिन जमीन पर रहकर वास्तविकता का सामना करना बहुत कठिन काम है। पाकिस्तान की सोच के बारे में हम कल ही आपको बता चुके हैं कि जो देश खुद कंफ्यूज्ड है वो कंफ्यूजन ही फैलाएगा और उससे समझदारी की उम्मीद करना अपना वक्त बर्बाद करने के बराबर है। वैसे जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद होने से बहुत सारे बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और अफजल प्रेमी गैंग के सदस्यों को बहुत तकलीफ होने वाली है। अब आप बहुत जल्द टेलीविजन डिबेट्स में ऐसे लोगों को अलगाववादियों का पक्ष लेते हुए और सरकार की आलोचना करते हुए देखेंगे। ये भारत में मौजूद पाकिस्तान के राजदूतों का चरित्र है, जिस पर आपको आने वाले दिनों में नजर रखनी होगी। अब हम भारत के 2 राज्यों के बीच लड़े जा रहे जल युद्ध का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ही लड़ा जाएगा। वर्ष 1992 से लेकर 2000 तक वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर इस्माइल सेराजेल्डिन ने कहा था कि 21वीं सदी में युद्ध पानी पर अधिकार जमाने के लिए लड़े जाएंगे, पेट्रोल और तेल के कुओं के लिए नहीं। इस दौर में यह बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। इस समय दुनिया के कई देश पानी को लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं।
जबकि भारत के दो राज्यों यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी को लेकर राजनीतिक युद्ध चल रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 10 दिनों तक हर रोज कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने का फैसला किया है, जिसके बाद कावेरी बेसिन में आने वाले इलाके मैसूर, मंड्या में हिंसक प्रदर्शनों की आशंका बढ़ गई है। तमिलनाडु ने अपने किसानों द्वारा उगाई जा रही सांबा यानी धान की फसल को बचाने के लिए 20,000 क्यूसेक पानी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक को लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करने की सलाह दी थी। कर्नाटक के कई राजनीतिक दलों, किसानों और संगठनों का कहना है कि तमिलनाडु को पानी देने से उनके राज्य में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा और कृषि के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा, जबकि तमिलनाडु के किसान 15,000 क्यूसेक पानी को भी कम बता रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि इस पानी के इस्तेमाल से वो अपनी सांबा यानी धान की फसल को बचा नहीं पाएंगे, उन्हें इससे भी ज्यादा पानी की जरूरत है। जबकि कर्नाटक सरकार का तर्क है कि तमिलनाडु को इतना पानी देने के बाद राज्य में लोगों के पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। कर्नाटक के सरकारी विभाग का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के चामराजनगर, मैसूर, मंड्या, हसन और बेंगलुरु इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में तमिलनाडु के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु और मैसूर के बीच हाईवे को बंद कर दिया था। कर्नाटक के मंड्या इलाके में स्कूल और कॉलेज भी बंद करा दिए गए। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा। मंड्या में किसानों ने कावेरी नदी पर बनी नहर में कूदकर जान देने की कोशिश की। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच चलने वाली बसेस को भी रोक दिया गया है। अगर आप इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि कुछ दिन रुक जाइए। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे लोगों ने तमिल फिल्मों का प्रदर्शन भी रोक दिया है। आप कावेरी नदी को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की वो डोर भी कह सकते हैं जिसे दोनों राज्य थामे भी रखना चाहते हैं और इसे तोड़ना भी चाहते हैं। कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच का ये विवाद करीब 135 साल पुराना है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे जिंदगी देने वाला पानी लड़ाई झगड़े की वजह बन जाता है और लोगों की जान लेने लगता है। कहा जाता है कि नदियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती और कोई भाषा नहीं होती। वो जहां से गुजरती हैं उसी इलाके को हरा भरा और समृद्ध बना देती हैं, बिना ये सोचे कि वो कर्नाटक से गुजर रही हैं या तमिलनाडु से, पंजाब से गुजर रही हैं या फिर हरियाणा से, और भारत से गुजर रही हैं या पाकिस्तान से। लेकिन दुनिया भर में पानी की इतनी किल्लत है कि कोई भी राज्य और कोई भी देश अपने हिस्से का पानी किसी और को देना नहीं चाहता। और यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगला विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर हो सकता है। और आपको ये जानकर आज झटका लगेगा कि इस वक्त दुनिया के 120 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दुनिया के हर 6 लोगों में से एक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। दुनिया में 43 देशों के 70 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में भूजल के 20% भंडार पूरी तरह सूखने की स्थिति में है। अनुमान है कि सन 2025 तक दुनिया में 180 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जल संकट को दुनिया के 10 सबसे बड़े खतरों में जगह दी है। यह भी चिंता का विषय है कि दुनिया की 86% से ज्यादा बीमारियों की वजह दूषित पानी है। इराक और सीरिया में ISIS के खिलाफ चल रहा युद्ध भी जल संकट की ही देन माना जाता है। 2011 में सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा था और लोगों ने अपने इलाकों से शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था। सूखे और बदहाली से परेशान लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे और धीरे धीरे यह प्रदर्शन गृह युद्ध में बदल गया, जिसने बाद में सीरिया में ISIS को जन्म दिया। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने वायु को गुरु के समान और पानी को पिता समान कहा है। यानी पानी किसी भी इंसान के जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व किसी इंसान के जीवन में उसके पिता का होता है। लेकिन फिर भी हम प्रकृति की इस सबसे अनमोल देन की जरा भी परवाह नहीं करते और जब तक हमें इसकी कद्र समझ में आती है तब तक युद्ध के हालात
बन चुके होते हैं। आज ऐसी ही लड़ाई तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हो रही है और आज ये इन दोनों राज्यों में है। हो सकता है आने वाले भविष्य में ये बाकी के राज्यों में भी शुरू हो जाए। यहां पर आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर कावेरी नदी से जुड़ा विवाद है क्या, क्योंकि आपने अक्सर अखबारों में या न्यूज चैनल्स पर इसके बारे में रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन इस देश में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्हें इस पूरे विवाद के बारे में जानकारी होगी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु में होता है। 802 किलोमीटर लंबी ये नदी तमिलनाडु के 44,000 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक के 32,000 वर्ग किलोमीटर इलाके से होकर गुजरती है। तमिलनाडु का कहना है कि उसने कावेरी नदी के किनारे पर 3 लाख एकड़ यानी करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कृषि के लिए विकसित किया है। इसलिए तमिलनाडु की कावेरी नदी पर निर्भरता काफी ज्यादा है, जबकि कर्नाटक का कहना है कि कावेरी नदी को लेकर पहले जितने भी समझौते हुए हैं उनमें कर्नाटक का हक मारा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर यह विवाद करीब 135 वर्ष पुराना है। भारत में ब्रिटिश राज के वक्त कर्नाटक प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर के तहत आता था, जबकि तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कावेरी नदी को लेकर 1892 में प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच एक समझौता हुआ था। 1910 में मैसूर के राजा नलवड़ी कृष्णा राजा वोडियर ने चीफ इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के साथ मिलकर कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मद्रास ने ठुकरा दिया था। इसके बाद 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर एक समझौता हुआ, जिसका पालन दोनों राज्य कुछ वर्षों तक करते रहे। लेकिन 1956 में भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया और इस पुनर्गठन के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी का नक्शा बदल गया, जिसके बाद कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी आमने सामने आ गए। इस विवाद को देखते हुए 1970 में कावेरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। तमिलनाडु ने बड़े कृषि क्षेत्रों का हवाला दिया और ज्यादा पानी मांगा, जबकि कर्नाटक ने ब्रिटिश काल में बनाई गई योजनाओं को इसके लिए दोषी ठहराया। ज्यादा बड़ा कृषि क्षेत्र होने की वजह से तमिलनाडु अपने लिए ज्यादा पानी मांग रहा था, लेकिन कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं था। विवाद का हल न निकलने पर 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। ट्राइब्यूनल ने 16 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 2007 में अपना फैसला सुनाया। ट्राइब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच 1892 और 1924 में हुए समझौतों को सही पाया। ट्राइब्यूनल ने कावेरी नदी का 58% पानी तमिलनाडु को और 37% पानी कर्नाटक को, 4% केरल को और 1% पानी पुडुचेरी को देने का फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले को पूरी तरह मानने के लिए कभी भी कोई भी राज्य तैयार नहीं हुआ। जब कभी दक्षिण भारत के इन इलाकों में मानसून की बारिश अच्छी नहीं होती, तो इन राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद अचानक से बढ़ जाता है और ऐसा हर बार होता है। पिछले 20 वर्षों में कई बार सुप्रीम कोर्ट और कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी को विवाद सुलझाने के लिए दखल देना पड़ा है। और हो सकता है कि आप तमिलनाडु और कर्नाटक में न रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस खबर का आपके जीवन पर या आपके लिए कोई महत्व नहीं है। यह समस्या आने वाले समय में देश के किसी भी हिस्से में खड़ी हो सकती है, ये आपके आसपास भी हो सकता है। इसलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए और आपको यह भी देखना चाहिए कि एक ही देश के 2 राज्य पानी के लिए इस तरह लड़ रहे हैं जैसे वो एक ही देश के 2 राज्य ना हो, बल्कि 2 दुश्मन देश हो। तमिलनाडु और कर्नाटक की प्यास के बीच एक नदी फंस गई है। इस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कड़वी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि जियो और जीने दो, लेकिन नदी का पानी दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीने मरने का सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक को आदेश दिया कि वो अगले 10 दिनों तक हर रोज तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी मुहैया कराए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है। See, the existing exigent need of the water to save Sambhava crabs, the Supreme Court has directed the state of Karnataka to release 15,000 cusecs of water from today only for 10 days. Total deficit is 61, but whereas 48 is remaining. कर्नाटक राज्य अभी तक तमिलनाडु को इससे आधा यानी कि करीब 9,000 क्यूसेक पानी मुहैया करा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कर्नाटक का कंठ सुखा दिया है। कर्नाटक की राज्य सरकार का मानना है कि इससे राज्य के कई इलाकों में पीने के पानी का भी संकट पैदा हो जाएगा। कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बूंद भी पानी ना देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कर्नाटक के मंड्या इलाके में स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए हैं, यानी आम लोग फिलहाल इन इलाकों में जाने से बचें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल कर्नाटक के 4 बांधों में से 3 से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनों को देखते हुए इन डैम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कावेरी नदी कर्नाटक के दक्षिण से होती हुई तमिलनाडु में प्रवेश करती है। दोनों राज्यों के बीच कई बार समझौतों के जरिए कावेरी नदी के जल बंटवारे की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही राज्य अपनी अपनी मजबूरियों का हवाला देकर समझौतों को मानने से इनकार करते रहे। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहा था कि इस साल कर्नाटक ने तय मात्रा से कम पानी छोड़ा है, जिससे तमिलनाडु में धान की खेती करने वाले लाखों किसानों पर संकट आ गया है। The protest by the farmers of Kaveri Basin is very severe, and that heat requires the government to sustain. How government sustains, how they convince the people of Karnataka is to them. But anyway, even now it is not very late. Though it is high time for the government to move the Supreme Court for a review, modification or alteration or a stay. 802 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी के साथ लगा हुआ 44,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु के खाते में आता है, जबकि 32,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कर्नाटक का हक है। तमिलनाडु कृषि के लिए कावेरी नदी के पानी पर बहुत हद तक निर्भर है, जबकि खेती और आम लोगों की प्यास बुझाने के लिए कर्नाटक को कावेरी का पानी चाहिए। We already lost Kuruvai and Thaladi. 2 crops we already lost. Now the 9 lakhs irrigation fields are waiting for seedling. So for the seedling purpose, Karnataka has to release some water to Tamil Nadu. That it is our only humanitarian request. कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा केरल और पुडुचेरी भी कावेरी नदी के पानी पर हक जताते हैं। इस बार दक्षिण भारत में खराब मानसून ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। सभी राज्य अपने अपने लोगों की प्यास बुझाना चाहते हैं। इन राज्यों में पानी की भयंकर कमी है और यही कमी अब नदी के मीठे पानी को राज्यों के बीच कड़वी लड़ाई की वजह बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानी को लेकर कभी 2 पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो कभी 2 राज्य और कभी 2 देश आमने सामने आ जाते हैं। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सुपर पावर बनने के सपने देख रहा भारत बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। पानी के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म EA वाटर की एक स्टडी के मुताबिक सन 2025 तक भारत पानी की भयानक कमी वाला देश बन जाएगा। जमीन से पानी निकालने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है। इसी वजह से भारत का ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से कम हो रहा है। दुनिया के
जल संकट वाले 20 बड़े शहरों में भारत के 5 शहरों के नाम शामिल हैं और ये शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। लोकसभा में सरकार ने माना है कि देश के करीब 3 लाख गांवों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। करीब 66,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी काफी दूषित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में पीने के पानी तक सिर्फ 35% ग्रामीण आबादी की पहुंच है। करीब 22% ग्रामीण परिवारों को पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है आज भी। और भारत के 9 राज्य यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। भारत में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन शायद ही कोई इस बात पर अमल करता है, क्योंकि पानी के महत्व को लोग ना तो ठीक से समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि पानी की असली कीमत क्या होती है। क्या आपको पता है कि पेपर की एक शीट बनाने में 10 लीटर पानी लगता है? एक सेब को उगाने में औसतन 70 लीटर पानी खर्च होता है। 400 ग्राम प्लास्टिक बनाने में 91 लीटर पानी खर्च होता है। एक कप कॉफी बनाने के लिए 140 लीटर पानी लगता है। इसमें कॉफी उगाने से लेकर उसे बनाने तक का खर्च शामिल है। एक पैकेट ब्रेड को बनाने के लिए 40 लीटर पानी लगता है। 1 किलोग्राम गेहूं उगाने में 1300 लीटर पानी खर्च होता है। कपड़ों की बात करें तो 2 जीन्स बनाने में 10,855 लीटर पानी लगता है और 1 किलोग्राम चमड़े को प्रोसेस करके आम लोगों तक पहुंचाने में 16,600 लीटर पानी लगता है। यानी हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पानी की बहुत बड़ी मात्रा खर्च हो जाती है। देश के असल मुद्दे ये हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, अध्यापकों को, छात्रों को, संपादकों को और पत्रकारों को ये मुद्दे देश के सामने उठाने चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे मुद्दों को उठाता नहीं है। आपने मीडिया में भी देखा होगा, मीडिया में इस तरह के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये तमाम लोग जाति और धर्म जैसे व्यर्थ के मुद्दों को उठाते रहते हैं। हालांकि इन लोगों को अब यह समझना चाहिए और आपको भी यह समझना होगा कि पानी की प्यास किसी की जाति और धर्म देखकर भेदभाव नहीं करती। नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच लड़ाई का इतिहास भी हमारे देश में बहुत पुराना है। 1969 में गोदावरी नदी के जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा आमने सामने आ गए थे। 1969 में ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी को लेकर लड़ाई चली। 1969 से लेकर 1979 तक नर्मदा नदी को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक दूसरे से टकराते रहे। 1986 में हरियाणा और पंजाब रावी और ब्यास नदी के जल बंटवारे के विवाद को लेकर पहली बार ट्राइब्यूनल पहुंचे, लेकिन यह विवाद आज तक नहीं सुलझा। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच अब भी कानूनी लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। वंशधारा नदी के जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा को भी ट्राइब्यूनल जाना पड़ा। इसी तरह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादेवी नदी को लेकर भी विवाद चल रहा है। और अपने देश में ही नहीं, दुनिया में भी कई जगहों पर नदियों के जल बंटवारे को लेकर कई देश आमने सामने हैं। 2011 में सीरिया के दारा शहर में युवाओं ने गवर्नर पर पानी के गलत बंटवारे के इल्जाम लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। सीरियाई बॉर्डर पर टर्की की तरफ से बनाए जा रहे बांधों की वजह से आतंकी संगठन ISIS ने टर्की को कई बार धमकी दी थी। ISIS का कहना है कि इससे रक्का शहर में मौजूद असद झील सूख रही है, जो ISIS के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया है। इसे लेकर ISIS ने कई बार टर्की से बदला लेने की धमकी भी दी है। चीन भी यांगजे नदी पर कई बांध बनाना चाहता है, जिससे चीन के पड़ोसी देश कंबोडिया और वियतनाम नाराज हैं। ताजिकिस्तान अमू नदी पर बांध बना रहा है, जिससे उसका पड़ोसी उज्बेकिस्तान नाराज है। उज्बेकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ संबंध तोड़ने की धमकी भी दी है। सिंधु नदी पर भारत की प्रस्तावित हाइड्रो परियोजनाएं पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही और वो भी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी शिकायत करता रहता है। और जॉर्डन नदी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चले आ रहे लंबे संघर्ष की गवाह रही है। दोनों देश इस नदी पर भी अपना अपना हक जताते रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पानी का युद्ध भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा है।
अब हम भारत के बीमार सरकारी अस्पतालों का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार ऐसी खबरों का डीएनए टेस्ट किया है जिन्होंने ये साबित किया है कि भारत के सिस्टम के पास बीमार लोगों को लेकर ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई इलाज। लेकिन हमें लगता है कि लोगों को स्वास्थ्य का स्वराज दिलाने के लिए सिर्फ ऐसी खबरों का विश्लेषण ही जरूरी नहीं होता, बल्कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर का फॉलोअप किया जाना भी उतना ही जरूरी है। ओडिशा के कालाहांडी में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से अपने कंधे पर पत्नी की लाश ढोते पति की तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज के इंतजार में जब एक बच्चे की मौत अपने पिता के कंधों पर ही हो गई, तब भी ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हमने इन तस्वीरों का विश्लेषण भी आपके लिए किया था और सिस्टम पर सवाल उठाए थे, लेकिन हमें लगा कि सिर्फ विश्लेषण करने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, बल्कि समस्या की जड़ में पहुंचने के लिए अधिक से अधिक ग्राउंड रिपोर्टिंग और फॉलोअप की जरूरत है। हमारे रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का एक ऑन द स्पॉट रियलिटी चेक किया है, जिसे आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े काफी चिंतित करने वाले आंकड़े हैं। भारत उन देशों में शामिल है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं। भारत हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का सिर्फ 1.16% हिस्सा खर्च करता है, जबकि चीन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने जीडीपी का 3% और ब्राजील 4% से ज्यादा खर्च करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने जीडीपी का 5% हिस्सा खर्च करना चाहिए। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का रेशो कायम रखने के लिए भारत को सन 2020 तक 4 लाख डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। भारत में 1000 लोगों पर सिर्फ 1.6 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध है, यानी 1000 लोगों पर 2 से कम बेड। ऐसे में आप कह सकते हैं कि भारत में जब लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता तो इसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि हमारा वो सिस्टम भी जिम्मेदार होता है जो अब तक ना तो पर्याप्त डॉक्टर जुटा पाया है और ना ही जरूरी संसाधन। इसलिए आज हमने सरकारी अस्पतालों की बदहाली का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल में दम तोड़ने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से कंधे पर पत्नी की लाश ढोते पति की तस्वीर हो, या फिर यूपी के कानपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजार करते करते बाप के कंधे पर बेटे की मौत का भयानक मंजर हो। तस्वीर अलग अलग जगह की हो सकती है, लेकिन ये कहानी देश के हर सरकारी अस्पताल की है। दूर दराज कहां जाएं? सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहां सबसे बड़े और मशहूर अस्पताल एम्स का ही हमने रियलिटी चेक किया। एम्स वो जगह है जहां देश भर से मरीज पूरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ मरीज का नंबर आना ही अपने आप में पहली बड़ी जीत मानी जाती है। अपॉइंटमेंट हफ्तों और महीनों का मिलता है। ऐसे में दिल्ली के बाहर से आए मरीजों का बसेरा बनता है एम्स के बाहर का फुटपाथ, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन। अंदर जगह नहीं तो अस्पताल के बाहर ही मरीज या उनके रिश्तेदार गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह के मौसम की मार को झेलते हुए सड़क पर ही बिस्तर बिछाकर वक्त काटने पर मजबूर हैं। साहब आप बताइए, आप कब से रुके हैं यहाँ पे? नहीं बोल सकते। 3 महीना हो गया, 3 साल हो गए आपको? सोना पड़ता है, अब कहाँ जाएंगे, मजबूरी है। बरसात में हम लोग पानी में रहते थे, क्या करें, धूप में, कड़ी धूप में रहते हैं। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। सुबह के 8 बजे की ये तस्वीर है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए कई घंटों से लोग लाइन में खड़े हैं। इसी भीड़ के बीच ये बच्ची बुखार से तप रही है। इमरजेंसी में गए थे, बुखार का दवा दे दिए, बस अब बोले कि ओपीडी में जाके दिखाओ। कब से लेटे हैं आप? मैं 6-6:30 बजे आई हूँ। अब आपको दिल्ली के एक और नामी सरकारी अस्पताल सफदरजंग के अंदर का हाल दिखाते हैं।
छिपे हुए कैमरे से सफदरजंग के अंदर की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पहले दिखाई दी ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों की भारी भीड़। रजिस्ट्रेशन के काम से फारिग हुए तो डॉक्टर के केबिन के आगे भी लंबी लाइन मिली। जनरल वार्ड के अंदर तो और बुरा हाल था। यहाँ एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए नजर आए। ये हाल 2016 का है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2034 तक भारत को करीब 35 लाख हॉस्पिटल बेड्स और 30 लाख डॉक्टरों के साथ साथ 60 लाख नर्सों की जरूरत होगी। तब इन हालात पर काबू पाया जा सकेगा। सरकार को इसके लिए करीब $24 बिलियन यानी 16 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बुखार था मेरे को, बुखार में सर दवाई दे दी और मेरे को कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं करा, तो मैं प्राइवेट दवाई से ही ठीक हुआ हूँ। 1 हफ्ते से आ रहे हैं जी, बुखार है मुझे, ना चेकअप किए नहीं कुछ किए, और एक हफ्ते के बाद मुझे गोली कैप्सूल दे रहे, बुखार मेरा जान है जी। ये तो हुई देश की राजधानी दिल्ली की बात। अब दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, चलते हैं बिहार। ये है बिहार की राजधानी पटना के दानापुर ब्लॉक का सदर अस्पताल। सुशासन का दावा करने वाली बिहार सरकार की पोल खोलने के लिए इस अस्पताल का प्रसूति वार्ड ही काफी है। यहाँ प्रसूति वार्ड में एडमिट होना और बच्चे को जन्म देना किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। गंदे, बदबूदार, फटे और मैले कुचैले बेड पर जच्चा और बच्चा दोनों लेटे हैं। मरीजों के लिए ये बेड इन्फेक्शन फैलाने की 100% गारंटी दे रहे हैं। एक ही बेड पर इलाज के इंतजार में 2-2 मरीज पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि जी मीडिया के कैमरे को देखकर अस्पताल प्रशासन ने तुरंत बेड की सिलाई शुरू करवा दी। यहाँ जो कमरा है वो कह सकते हैं रिकवरी रूम यानी प्रसूति वार्ड का रिकवरी रूम है ये। और जरा तस्वीर देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। दानापुर यानी पटना जिला का ही एक अंग है, एक ब्लॉक है। यहाँ पर अभी बेड सिलाई का काम चल रहा है। क्योंकि जब हमारी टीम पहुँची तो यहाँ के हालात को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और आनन फानन में सफाई की व्यवस्था की जाने लगी। अब जरा वार्ड के शौचालय का हाल देख लीजिए। इस शौचालय को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के इस्तेमाल के लिए है। अंदर जाना तो दूर की बात, इसे देखने का भी मन नहीं करेगा। यहाँ देखिए, हम अभी आए, यहाँ बेड नहीं था, ठीक, तो हम वहाँ गए उस रूम में, तो वहाँ नीचे हम लोग बिछा कर पड़े। इसलिए भी दिक्कत है उन लोग का कि कचरा ये सब लगा रहे हैं यहाँ, तो आदमी कहाँ जाएगा यहाँ का मरीज। यह है ओडिशा के कालाहांडी के भाबनी पटना का मुख्य अस्पताल। मरीजों की लंबी लाइन और बेड की कमी की वजह से अस्पताल के गलियारे और बरामदे तक में मरीज लेटने को मजबूर हैं। अस्पताल में मुफ्त मिलने वाली दवा भी मरीजों को मयस्सर नहीं है। यानी दाना माझी की घटना के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। सब चलता है वाला रवैया अब भी बरकरार है। कहानी अभी बाकी है, तस्वीरें अभी और भी हैं। अब चलते हैं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे पहले गोरखपुर के जिला अस्पताल का रियलिटी टेस्ट करते हैं। इस अस्पताल में मरीज डॉक्टर के इंतजार में सुबह 9 बजे लाइन में लगते हैं। 2 घंटे बाद लौट कर आएंगे तो 11 बजे तक वो लाइन ही में खड़े नजर आएंगे। एक महिला मरीज तो डॉक्टर का इंतजार करते करते इसी भीड़ में बेहोश हो गई। कई मरीज डॉक्टर का इंतजार करते करते नीचे बैठ गए और कई वापस चले गए। अब आपको गोरखपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बनाए गए रैन बसेरे का हाल दिखाते हैं। गंदगी का अंबार पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे गंदी जमीन पर सोते हुए मिले। मरीजों के बैठने की जगह पर कुत्ते सो रहे हैं। और तो और मरीजों को ले जाने वाले स्ट्रेचर पर झाड़ू और पोछा रखा है। रैन बसेरे में शराब की बोतलें भी मिली। फेरी लगाने वाले का सामान भी मिला। ऐसा ही हाल यूपी के मुरादाबाद के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दिखाई दिया। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन, फिर दवा लेने के लिए उससे भी लंबी लाइन।
ये दवाई ले रहे थे, ये 4 दिन से वहाँ पे जाकर धक्का देने लगी, जो लाइन में खड़ा उन्हें दवाई नहीं दी, जो बिना लाइन के जा रहे उन्हें दवाई मिल गई। हूबहू ऐसी ही तस्वीरें यूपी के फैजाबाद और कन्नौज के सरकारी अस्पतालों से आई। मध्य प्रदेश में भी सरकारी अस्पतालों का यही हाल था। जांजगीर चांपा में जिला अस्पताल में अक्सर कोई न कोई मौत होती रहती है। स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है, लेकिन न प्रशासन जाग रहा है और न ही राज्य सरकार। करीब करीब सभी राज्यों में अस्पतालों के प्रशासन ने दलील दी कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है, स्टाफ की कमी है, जबकि डॉक्टरों का तर्क है कि अस्पतालों की खराब व्यवस्था और पब्लिक हेल्थ सेक्टर की तरफ सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने से उनके लिए सभी मरीजों को वक्त पर इलाज देना मुश्किल है। यानी बीमार सिस्टम न तो लोगों को वक्त पर इलाज दे पा रहा है और न ही स्वस्थ भविष्य की गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने ये बात नोट की होगी कि मीडिया में स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण तब होता है जब किसी के मरने की खबर आती है। आज हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन हमें लगा कि आज ही इस विश्लेषण को करने का सबसे सही दिन है, क्योंकि शांति काल में फॉलोअप किए बगैर किसी समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। डीएनए में खबरों के विश्लेषण के सफर को अब आगे बढ़ाते हुए अब हम एक अच्छी खबर और उससे जुड़े विरोधाभास का डीएनए टेस्ट करेंगे। अच्छी खबर यह है कि 5 सितंबर को चीन के हांगझोउ में खत्म हुए 11वें G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों के समिट में भारत एक नई ताकत बनकर दुनिया के सामने पहली कतार में दिखाई दिया है। जबकि इससे जुड़ा विरोधाभास यह है कि ग्रुप ऑफ 20 देशों की लिस्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत G20 के बाकी देशों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ती है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिनका 1000 तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है। इन दिनों चीन में हुए G20 समिट के ग्रुप फोटो सेशन की एक ऐसी ही तस्वीर पर अलग अलग तरीकों से चर्चाएं हो रही हैं, और इस चर्चा के केंद्र में यह सवाल है कि दुनिया का कौन सा नेता ताकत के लिहाज से आज कहां पर खड़ा है। बीजिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वोंग येजी ने दुनिया के 36 सबसे ताकतवर लीडर्स की इस ग्रुप फोटो का विश्लेषण किया है, जिसमें 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 8 मेहमान देशों के चीफ और 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। प्रोफेसर वोंग के मुताबिक G20 समिट में चीन ने हर नेता को उसकी अहमियत के हिसाब से जगह दी है। पहली पंक्ति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खड़ा होना चीन की नजर में उनके बढ़ते हुए कद और ताकत को दिखाता है। वर्ष 2002 के बाद यह पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री को पहली पंक्ति में जगह मिली है। एक खास बात यह भी है कि पहली कतार में खड़े सभी नेताओं की तुलना अगर जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से की जाए तो भारत सबसे आगे है, यानी पहले नंबर पर है। भारत की विकास दर 7.5% है, जबकि चीन की विकास दर 6.5% है, फ्रांस की 1.1%, टर्की की 3.8%, दक्षिण कोरिया की 2.7%, रशिया की -1.8% और अर्जेंटीना की विकास दर -1% है। इससे पिछले वर्ष 2015 में टर्की में हुए समिट में नरेंद्र मोदी दूसरी कतार में खड़े थे। इस वक्त जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी दूसरी पंक्ति में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ खड़े हुए हैं। ये 2015 की तस्वीर है। इससे पहले वर्ष 2012 में मैक्सिको के G20 समिट में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी दूसरी पंक्ति में ही खड़े हुए थे। उस वक्त उनकी बाईं तरफ ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और दाईं तरफ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल खड़ी थी। अगर आप चीन के हांगझोउ में लिए गए इस ग्रुप फोटो पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 के 13 नेता खड़े हुए थे, जिनमें 11 राष्ट्र प्रमुख भी थे। G20 के अगले मेजबान जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और पिछले मेजबान देश टर्की के राष्ट्रपति भी पहली पंक्ति में ही खड़े थे। और आपको बता दूं कि नियमों के मुताबिक इंटरनेशनल मीटिंग्स में अक्सर पहली पंक्ति में राष्ट्रपति और राजाओं को जगह दी जाती है, फिर राष्ट्राध्यक्षों को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधियों को जगह मिलती है। नेताओं को उनके कार्यकाल संभालने के वक्त के हिसाब से, यानी उनकी सीनियरिटी के हिसाब से भी हर पंक्ति में बीच की पोजीशन से किनारे की पोजीशन तक खड़ा किया जाता है।
हालांकि जानकारों का यह तर्क भी है कि G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश इस बात का फैसला करते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को किस पंक्ति में जगह देनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी नेताओं के खड़े होने की जगह का फैसला किया जाता है। चीन में हुए G20 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पंक्ति में जगह देने का फैसला चीन का हो सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन ने बड़ी चालाकी से भारतीय प्रधानमंत्री को पहली पंक्ति में जगह तो जरूर दी, लेकिन उन्हें सबसे किनारे में खड़ा किया। यानी एक तरह से चीन ने प्रधानमंत्री मोदी को महत्व दिया तो, लेकिन इसमें भी उसका एजेंडा छिपा हुआ था। वो भारत को अहमियत देते हुए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश भी कर रहा था कि भारत के साथ उसकी अच्छी मित्रता है, लेकिन इसी के साथ चीन ने यह भी दिखा दिया कि कूटनीतिक ताकत के खेल में वो भारत को सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं मानता। और आपने यहां यह भी देखा होगा कि इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी जब आए इस फोटो सेशन के लिए तो सबसे पहले वो दूसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। हम आपको तस्वीर एक बार दिखाना चाहते हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि वो जब आए तो सबसे पहले वो खुद जाकर दूसरी पंक्ति में खड़े हो गए और दूसरी पंक्ति में खड़े होने के बाद उन्हें यह बताया गया कि उन्हें दूसरी पंक्ति में नहीं बल्कि पहली पंक्ति में यानी पहली लाइन में खड़े होना है। कुछ देर वो दूसरी पंक्ति में खड़े रहे और फिर उन्हें बताया गया कि उन्हें आगे यानी पहली पंक्ति में खड़े होना है और फिर वो पहली पंक्ति में खड़े हुए और तब ये फोटो खींची गई। यहां आपको ये जानकारी भी दे दें कि G20 दुनिया के 20 ताकतवर देशों का समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। लेकिन वर्ष 2008 में आर्थिक मंदी आने के बाद इस फोरम की लीडरशिप इस ग्रुप में शामिल देशों के शीर्ष नेताओं को दे दी गई। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% व्यापार पर G20 ग्रुप का कंट्रोल है। अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत सहित 20 देश हर साल G20 समिट में मिलते हैं और दुनिया के आर्थिक हालात सहित कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभी आपने हर देशवासी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली ये तस्वीर देखी, लेकिन अब मैं इस तस्वीर से जुड़ा एक विरोधाभास भी आपको बताना चाहता हूं। भारत भले ही G20 देशों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो, लेकिन G20 के दूसरे सदस्य देशों की तरह यहां के लिविंग स्टैंडर्ड्स का मुकाबला करने के लिए भारत को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग से यह पता चलता है कि किसी देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, लोगों का जीवन कैसा है। इसके लिए अपेक्षाएं, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम जैसी बातों का विश्लेषण किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वर्ष 2015 में जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत दुनिया के 188 देशों की लिस्ट में 130वें स्थान पर था। जी हां, 130। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 मुख्य बातों पर आधारित होता है। पहला आधार है आयु और स्वस्थ जीवन, दूसरा आधार है शिक्षा और ज्ञान की पहुंच और तीसरा आधार है जीवन का स्तर। इस लिस्ट में नॉर्वे पहले स्थान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। G20 में शामिल 20 देशों की रैंकिंग का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन 20 देशों में भारत आखिरी नंबर पर है। हालांकि यहां हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अगर आबादी बड़ी होगी तो जीवन का स्तर अच्छा नहीं होगा और उसे सुधारने में भी मुश्किलें भी आती हैं और ज्यादा वक्त भी लगता है। नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने वाले भारत की चुनौतियां जरा दूजी किस्म की हैं। फिर भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग सुधरेगी। और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1895 में आज ही के दिन रग्बी लीग फुटबॉल का पहला मैच इंग्लैंड में खेला गया था। 1896 में आज ही के दिन पहली सफल हार्ट सर्जरी की गई थी। यह सर्जरी जर्मन सर्जन लुडविग रेन ने की थी। 1927 में आज ही के दिन फेलो टेलर फांसवर्थ ने पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम बनाया था। फांसवर्थ को खास तौर पर पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कैमरा ट्यूब के लिए जाना जाता है। यह खोज उन कई आविष्कारों में से एक है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन को बनाने के लिए जरूरी थी। फांसवर्थ के नाम पर लगभग 165 पेटेंट्स थे, जिनमें से ज्यादातर रेडियो और टेलीविजन से जुड़े हुए थे। जर्मनी ने 1940 में आज ही के दिन लंदन के खिलाफ
अपने ब्लिट्स अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ जर्मन शब्द ब्लिट्स का मतलब है अचानक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया हमला। इस हमले के तहत 300 जर्मन बॉम्बर्स ने लंदन पर लगातार 57 रातों तक जबरदस्त बमबारी की थी। इस बमबारी की वजह से 40,000 लोग मारे गए थे और 10 लाख से ज्यादा घर तहस नहस हो गए थे। आज ही के दिन ब्राजील को पुर्तगाल से आजादी मिली थी। हालांकि ये भी एक विरोधाभास है कि फुटबॉल की दुनिया में ब्राजील का साम्राज्य पुर्तगाल के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।